हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे जो नया इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसमें हम जो यूपीएससी का पेपर 2 है जनरल स्टडी का, जिसे सी सैट कहते हैं, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, हम उसके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को कवर कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमने 2014 से लेकर के 2023 तक के कॉम्प्रिहेंशन के लिए टारगेट किया है। आपको पता ही है कि सी सैट कितना ज़्यादा ट्रिकी हो गया था और लास्ट ईयर कितना टफ़ टाइप के पेपर आ गए थे। बेसिकली वो लेंदी पेपर था और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा लेंदी था और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी कि उनके लगभग 27 से 30 क्वेश्चंस आते हैं हर साल अभी तक। तो ये पार्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सी सैट के लिए प्रीवियस ईयर से ज़्यादा बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी कंपाइलेशन मैंने भी उठा करके देखा है मार्केट से, किसी का भी कंपाइलेशन कॉम्प्रिहेंशन का बेटर नहीं है। आप प्रीवियस ईयर ही उठा करके करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको नेचर पता चलेगा यूपीएससी का और वो लेवल भी आप टच कर पाओगे। तो खैर, इस कड़ी में हमने 2014, 2015 और 2016 के पेपर को कवर कर लिया है और 2017 के पेपर का जो पार्ट 1 और 2 आ चुका है और ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम 2017 के पेपर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और हम फिर स्विच करेंगे 2018 के सी सैट के पेपर की तरफ। तो ये है हमारा 2017 का फाइनल कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट थर्ड, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। और आपका रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा लास्ट पार्ट में, ये पैसेज 4 तक कंप्लीट हो गया था और अब हम स्टार्ट करेंगे पैसेज 5 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। और हाँ, दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं आपको फिर से बता दूं, जो मैं हर बार बताती हूँ, कि हम कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन में दिए गए जो कीवर्ड्स हैं, जो सवाल हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रख करके हमारा दिमाग जो है कॉम्प्रिहेंशन में वो कीवर्ड सर्च कर सके। ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान रख सके कि सवाल क्या पूछे गए हैं। इस वजह से हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें हमेशा जो जवाब है वो जो भी पैसेज में दिया गया है, ठीक है, उसके ही आधार पर देना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। ये बार बार अभी आप जितने भी सेट लगाओगे आपको लगाने के दौरान ना सॉरी समझ में आता चला जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। और तीसरी चीज़ है कि आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जलवायु परिवर्तन या ऐसे कोई पर्यावरण संबंधी जब पैसेज आते हैं तो वहाँ पे आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जनरली देखा है मैंने कि वहाँ पे कॉमन सेंस से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अभी तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। तो पैसेज 5 का जो 45 क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखा है कि जो पैसेज है वो सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत पूर्वधारणा जो कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बनाई जा सकती है। तो पूर्वधारणा है यानी कि अजम्पशन क्या हो सकता है, ठीक है, वो देखना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। हालांकि आपको मतलब मैंने पिछली वीडियोस में अजम्पशन का मतलब बताया हुआ है, अगर आप लगातार देख रहे होगे तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक। तो खैर फिर भी मैं बता देती हूँ एक बारी कि पूर्वधारणा जो अजम्पशन करना है, जो अज्यूम करना है, जो कल्पना आपको बनानी है, ठीक है, वो दिए गए पैसेज में से ही बनानी है। जो पैसेज दिए गए उनके आधार पर अब आने वाली जो चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है, क्या अज्यूम करते हो, क्या निष्कर्ष निकालते हो कल्पना में, ठीक। और वो तर्क संगत होना चाहिए। तर्क संगत का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो दिया गया पैसेज है उन में दिए गए जो पिलर्स हैं उसके आधार पे होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि पैसेज क्या कहता है। नव परिवर्तनकारी यानी इनोवेटिव भारत समावेशी होने के साथ साथ प्रौद्योगिकी में भी उन्नत होगा, ठीक है, जिससे सभी भारतीयों के जीवन में सुधार आएगा। ठीक, ये उसके परिणाम बता रहे हैं। नव परिवर्तन तथा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ती हुई सामाजिक असमानताओं को कम कर सकती है और दूरस्थ शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले दबावों से मुक्त कर सकती है। कृषि और ज्ञान केंद्रित
यानी नॉलेज और इन्हें क्या है इंटेंसिव सॉरी नॉलेज और इंटेंसिव निर्माण और सेवाओं के बीच उत्पादकता में बढ़ते हुए विभेद से आय असमानता के बढ़ने वाला जो खतरा है, भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रयोगशालाओं और विद्यालयों को गरीब लोगों की ज़रूरत पर ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ज्ञान अर्जन के लिए अनौपचारिक प्रतिष्ठानों की क्षमताओं में उन्नयन कर एक नव परिवर्तन और अनुसंधान कार्यक्रम इस प्रभाव का सामना कर सकता है। समावेशी नव परिवर्तन वस्तु और सेवाओं की लागत को कम कर सकता है तथा गरीब लोगों के लिए आय अर्जन के अवसर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा जो पैसेज था, ठीक है, वो इनोवेशन पे आधारित था कि कैसे हम इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है ना इन्वेस्ट करके या उन पे ध्यान दे करके, ठीक है, हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, हम समावेशी विकास को प्रोत्साहन दे सकते हैं, गरीबों के लिए बेटर चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं, उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताई गई है। मेन है कि गरीब लोगों को उठाने की कोशिश की गई है। ठीक है, समावेशी विकास की तरफ उन्मुख जो कदम उठाए जा सकते हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट नवाचार के करने पर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके आधार पर क्या क्या हमारे बन सकते हैं ऑप्शंस। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो है गांव से शहरों के प्रवसन को कम करने के लिए नव परिवर्तन तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकमात्र रास्ता है। क्या ये एकमात्र रास्ता है? नहीं, ये एकमात्र रास्ता नहीं है, और भी चीज़ें की जा सकती हैं। तो यहाँ पे एक तो ये एक्सट्रीम वर्ड है और सिर्फ यही बात नहीं कही गई है, और भी चीज़ें हैं ऑप्शन में, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाता है। देखिए, कल्पनावादी जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ना सारे स्टेटमेंट जो भी कॉम्प्रहेंशन में लिखा होगा, ठीक है, वही वही वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको उनमें से जो बेटर अजम्पशन होगा, जिसमें पूरा का पूरा लगभग क्रक्स निकलेगा आपका पैसेज का, ठीक है, वो आपको ज़्यादा सटीक लेना होगा ऑप्शन में। आपको आप पढ़ोगे ना तो आपको सारे ऑप्शन ही कल्पनावादी जो क्वेश्चन होते हैं उनके सही लगेंगे कि हाँ ये भी दिया हुआ है कॉम्प्रहेंशन में, ये भी दिया हुआ है कॉम्प्रहेंशन में। ठीक है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा सटीक और जो सबसे ज़्यादा कवर कर रहा होगा सबसे कम शब्दों में, वो आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी है कि तेज़ी से विकसित होने वाले प्रत्येक देश को कृषि और अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता के बीच विभेद को न्यूनतम करने की आवश्यकता है। जैसे ये आपको सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे प्रत्येक देश जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसको कवर कर रहा है? यहाँ पे ज़रूरी है कि प्रत्येक देश को ऐसा करना चाहिए जो विकसित हो रहे हैं? आपको ये सारे वर्ड्स लगेंगे कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं, तो चलो अब इस आधार पे ना आप इसको ऑप्शन में रखो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सी क्या कहता है। समावेशी नव परिवर्तन तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक समतावादी समाज बनाने में सहायता कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे समावेशी, ये आपको ठीक लग रहा होगा, तो हम इसको भी ऑप्शन में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्रुत शहरीकरण केवल तभी होता है जब किसी देश की आर्थिक वृद्धि तीव्रगामी हो। क्या ये तभी होता है? ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, कि केवल तभी होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। रही बात इन दोनों में से, तो समावेशी जो है यहाँ और समतावादी और सहायता, यानी ये एक नॉर्मल वर्ड है जिसमें हर चीज़ समावेशित हो रही है, ज़्यादा कवरेज कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी होगा। लेकिन हम बी को देखते हैं कि कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तेज़ी से विकसित होने वाले प्रत्येक देश को कृषि और अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता के बीच विभेद न्यूनतम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक तो आदेशनुमा ये जो स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है, और इन दोनों में से सटीक यहाँ पे सी है जो ज़्यादा कवरेज कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पैसेज नंबर 6, और देखते हैं उसके क्वेश्चन को क्या कहता है। तो इसका क्वेश्चन कहता है कि निष्कर्ष क्या निकलेगा, सार्वत्रिक जो तार्किक निष्कर्ष है वो क्या होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि निष्कर्ष क्या होगा। तो पैसेज कहता है कि ये संभावना है कि जलवायु परिवर्तन, देखिए फिर जलवायु परिवर्तन वाली बात आ गई, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। तो यह संभावना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़ते हुए पर्यावरणीय जोखिम में
पड़ जाएंगे और फलस्वरूप प्रवसन के लिए विवश हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मजबूर हो जाएंगे जगह बदलने के लिए, अपना स्थान परिवर्तित करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रवासियों की इस नई श्रेणी की पहचान अभी करनी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत शरणार्थी शब्द का एक सुस्पष्ट अर्थ होने के कारण जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की परिभाषा और स्थिति पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। तो वैसे तो शरणार्थी जो है ना, उसका अर्थ सुस्पष्ट है, लेकिन होने के कारण जो जलवायु परिवर्तन होने से जो शरणार्थी बन रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कोई इस तरीके का अर्थ या परिभाषा सर्वसम्मति से नहीं बनी है। यह बात अभी भी समझ से बाहर है कि जलवायु परिवर्तन प्रवसन के मूल कारण के रूप में कैसे कार्य करेगा। ठीक, यदि जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की पहचान हो, तब भी उन्हें संरक्षण कौन प्रदान करेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन होता है, उस पर कहीं अधिक बल दिया गया है, परंतु आवश्यकता है कि क्या आवश्यकता है, जलवायु प्रभावित लोगों के देशों के अंदर में ही हुए प्रवासन की भी पहचान की जाए, ताकि उनकी समस्याओं को उचित प्रकार से दूर किया जा सके। तो मिलाजुला के इस पैसेज का मतलब ये है, ठीक है, निष्कर्ष के जो करीब लग रहा है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो लोग हैं जगह से परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई सटीक भाषा या इस भाषा का अर्थ नहीं निकाला गया है कि जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले शरणार्थी हैं उसका अर्थ क्या है, उसको नहीं परिभाषित किया गया है। अगर जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो शरणार्थी हैं, अगर वो प्रवासन करते भी हैं, वो दूसरी जगह जाते भी हैं, तो कौन उनकी मदद करेगा। तो इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन है, ठीक है, उनको इस बात पे बल देना होगा कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो प्रवसन हैं, ठीक है, जो अपने ही देश के अंदर भी कर रहे हैं, उनका क्या मुख्य प्रॉब्लम है, ठीक है, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना होगा ताकि वो वहाँ पे ही रह पाएँ, अपनी जगह पे ही रह पाएँ। ठीक है, तो मिला जुला करके ये है आसपास में। तो चलिए इसके आसपास में देखते हैं कि क्या ऑप्शन जो है क्वेश्चन का सटीक बैठता है। ऑप्शन ए कहता है कि विश्व विशाल पैमाने पर जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों के प्रवसन का सामना नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई जिसका हम ये निष्कर्ष निकालें, ठीक है, कि सामना नहीं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, इस तरीके की बातें नहीं हुई हैं। ऑप्शन बी है कि जलवायु परिवर्तन को और आगे बढ़ाने से रोकने के लिए हमें तरीके और समाधान ढूंढने चाहिए। ये ढूंढने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम जलवायु परिवर्तन के बारे में नहीं है ये पैसेज, ये है शरणार्थियों के बारे में, ठीक है, लोगों के प्रवसन के बारे में। तो इस हिसाब से ये भी कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन सी जो है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन लोगों के प्रवसन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण होगा। ये एक कारण हो सकता है, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण होगा, ठीक है। ये बात पैसेज के इस पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो पूरा पैसेज है वो जलवायु परिवर्तन पे नहीं, जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रवसन, ठीक है, उस पर आधारित है, और उस आधार पर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या हमारा स्टेप होना चाहिए, उनके संबंधों को बताया गया है, ना कि कारणों पे फोकस किया गया है। कारण तो हमको पहले ही पता है कि यही है, और ये यहाँ पे सार्वधिक, ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो इस आधार पे भी ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस हिसाब से सही होगा, लेकिन हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन और प्रवसन के बीच संबंध अभी भी सही रूप में समझा नहीं गया है। ये एग्जैक्ट वर्ड आपको पैसेज के अंदर लिखा मिलेगा, मैं दिखाती हूँ आपको, कि जलवायु परिवर्तन के होने वाले शरणार्थियों की परिभाषा और स्थिति को सर्वसम्मति नहीं है, यानी कि परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अभी यही प्रॉब्लम है। तो आप बेसिक जो प्रॉब्लम है वही दूर नहीं होगा, तो ये बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम क्यों ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज नंबर 7, और क्वेश्चन देखते हैं कि कहता क्या है। 47 क्वेश्चन नंबर, इसमें है कि पूर्व धारणा क्या हो सकती है, ये बताइए, ठीक है, मतलब कल्पना क्या हो सकता है, मतलब सारे आसपास में ही लगेंगे आपको, ठीक, पर हमें पैसेज के आधार पर
देखना होगा कि क्या ऑप्शंस सटीक बैठते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी पैसेज के आधार पे 48 नंबर, जो कि कहता है कि जैव कीटनाशकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो मतलब जैव कीटनाशकों से संबंधित कोई पैसेज में बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है पैसेज में। अनेक किसान फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो किसान जो है संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। कुछ विकसित देशों में तो कीटनाशकों के खपत मतलब 3,000 ग्राम यानी 3 जो किलोग्राम है हेक्टेयर तक पहुंच रही है। दुर्भाग्यवश ऐसे कई रिपोर्ट हैं ऐसे यौगिकों में अंतर्निहित विषाक्त होते हैं, यानी कि हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं, जो खेती करने वालों के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरे में डालती है। ठीक है, संश्लेषित कीटनाशक समानता पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर वे सूक्ष्म जैविक विविधताओं को नष्ट कर पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को असंतुलन असंतुलन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो संश्लेषित कीटनाशक हैं ये इकोसिस्टम को हार्म करते हैं। इनके अंधाधुंध उपयोग के परिणाम स्वरूप कीटों में कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित हो गया है, यानी कि उन्होंने अपनी एंटीबायोटिक बना ली है, स्ट्रॉन्ग कर ली है अपने आप को, इम्यूनिटी डेवलप कर ली है कीटनाशकों ने ये जो संश्लेषित कीटनाशक हैं उसके प्रति। प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी हुई है और जिस समस्याओं का उपचार किया जा चुका है वे फिर से बढ़ गई हैं, यानी कि जिसके लिए हम ये संश्लेषित कीटनाशक लाते हैं कि कीटों को ख़त्म कर देंगे, वो चीज़ें ख़त्म नहीं है, वो चीज़ें वैसी ही बनी हुई हैं, वो वापस से वैसी ही बन रही हैं। ठीक है, यानी कि कीटनाशकों का प्रकोप और ज़्यादा इम्यूनिटी के साथ वापस आ गया है। वनस्पतियाँ कीटनाशक का उपयोग कर प्राकृतिक पीड़क नियंत्रण करना इसके उपयोगकर्ताओं एवं पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में कुछ घंटों अथवा दिनों में ही हानि रहित यौगिकों में टूट जाते हैं। कीटनाशी विशेषताओं से युक्त पौधे लाखों वर्षों से पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई खराब या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रकृति में मौजूद हैं। जो कीटनाशी विशेषताओं से युक्त पौधे हैं, ठीक है, जिन्हीं पौधों में ही ऐसे गुण हैं तो वो मौजूद हैं प्रकृति में। अधिकांश मृदाओं में आमतौर पर पाई जाने वाली अनेक सूक्ष्म जीव इन्हें सरलता से विघटित कर देती है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रूप से होते हैं तो वो अगर ज़मीन पे कहीं पाए जाते हैं तो जनरली जो है ना मृदाओं में ही ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनको सरलता से विघटित कर देते हैं, जबकि जो संश्लेषित हैं कीटनाशक वो पर्यावरण में बने रहते हैं। ठीक है, वे परभक्षियों की जैविक विविधता को बनाए रखने और पर्यावरणीय संदूषण अथवा मनुष्यों के स्वास्थ्य संकटों को कम करने में सहायक होते हैं। पौधों से बनाए गए वनस्पति कीटनाशक जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं और फसल सुरक्षा में उनका उपयोग करना व्यवहारिक रूप से एक धारणीय विकल्प है। यानी कि जो प्रकृति में मौजूद हैं जो कीटनाशक, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से हैं वो पौधे जो लाखों वर्षों से पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखे हैं उनके लिए ख़राब नहीं है। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते वैसे और सरलता से विघटित हो जाते हैं, लोगों के स्वास्थ्य पे असर नहीं डालते, उनके लिए इतना संकट नहीं है, पर्यावरण के लिए इतना संकट नहीं है। और जो परभक्षी हैं यानी जो ऐसे पक्षी जो कीटों को खा करके जीवित रहते हैं उनके लिए भी संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके नज़दीक क्या है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है यानी स्टेटमेंट है कि आधुनिक कृषि में संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या हम ये कल्पना करेंगे? ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं करना चाहिए, ये तो एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया। और इसमें ये बस बताया जा रहा है पैसेज में कि ये कैसे किस तरीके से इसका अत्यधिक उपयोग जो है वो हानिकारक होता जा रहा है, अत्यधिक उपयोग। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ए ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 है वो कैंसिल हो जाएगा और उस आधार पे जो है हमारा ए, सी और डी तीनों कैंसिल हो जाएंगे और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट जो सेकेंड है वो क्या कह रहा है।
कैसे वो सही है कि धारणीय कृषि का एक उद्देश्य जो है अल्पतम यानी कि न्यूनतम जो है पारिस्थितिक असंतुलन को सुनिश्चित करना है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो देखते हैं किस तरीके से गलत है कि वनस्पतिक कीटनाशक संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी। अगर यही इतना ज़्यादा प्रभावकारी होता तो हम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे होते भाई साहब, इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे होते। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो गया। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट सॉरी क्वेश्चन 48 कि क्या कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है वे मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। तो जैव कीटनाशकों के बारे में है, तो हाँ ये सही है कि ये खतरनाक नहीं है। तो वे की जगह पे जैव कीटनाशक ही आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैव कीटनाशक पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। अरे नहीं, ये नहीं बने रहते, संश्लेषित वाले बने रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है और डी में है, तो ये कैंसिल हो गया। चलिए सी पढ़ते हैं। तो वे यानी कि जैव कीटनाशक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। एक तो किसी भी और अनिवार्य हैं, ये दोनों ही एक्सट्रीम वर्ड है। दूसरी चीज़ मतलब ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है कि इसमें जो लिखा गया है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र, अरे जो जल के अंदर बन रहे पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ पे अनिवार्य है क्या जैव कीटनाशक? नहीं ना, क्योंकि मतलब अलग अलग जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पे अनिवार्य नहीं है। ये अनिवार्य वर्ड जो है वो एक्सट्रीम बना देता है इसको। ठीक है, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, अब जंगल में जो है तो वो तो जानवर ही उसके लिए है, काम होते हैं, उनको बैलेंस करते हैं वो उनकी पारिस्थितिकी तंत्र को। ठीक है, तो ये कीटनाशक तो वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा सी ऑप्शन है सॉरी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन होता है ए सही। ये पैसेज नंबर 6 के जो इंग्लिश वाले स्टेटमेंट है ये वो हैं, और ये पैसेज 7 है, और इसके ऑप्शंस भी दिखा देते हैं। तो ये है क्वेश्चन 47 जो 7 नंबर स्टेटमेंट का है, और ये है 48। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि रूल तो सेम ही लगने वाले हैं। तो हम अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूव करते हैं, और ये है पैसेज नंबर 1। और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है अलग से कि प्रश्नों के लिए जो उत्तर है वो केवल और केवल पैसेज पे ही आधारित होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जलवायु वाले जो होते हैं टॉपिक, स्पेशली मेरे मुंह से बार बार जलवायु जलवायु निकल जाता है इन्वायरमेंट के इसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर वही लिखे होते हैं प्रदूषण संबंधित, जलवायु संबंधित, इस तरीके से तो वही कीवर्ड्स निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आप सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकालें। ठीक है, कि निष्कर्ष क्या हो सकता है, पूरा पैसेज क्या कह रहा है, एक वर्ड में आप जो भी एक दो लाइन में यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वो पूरे पैसेज को कैसे डिनोट कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत से वायु प्रदूषकों की मापों को एकल संख्या अथवा अनुमातक यानी जो रेटिंग में है जोड़ करके दिखाने का एक तरीका है। तो ये AUI के बारे में है। ठीक है, आदर्श रूप में इस सूचकांक को सतत रूप से अपडेट बनाए रखा जाता है और ये विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सर्वाधिक उपयोगी तब हो जाता है, कब होता है भाई साहब, जब बहुत सारे प्रदूषण आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हों, और जब प्रदूषण के स्तर हमेशा तो नहीं लेकिन आम तौर पर निम्न रहते हैं। ठीक है, तो आम तौर पे जब निम्न रहते हैं, आम तौर पे, अनिवार्य तौर पे नहीं। इस दशाओं में यदि प्रदूषण का स्तर कुछ दिनों के लिए अचानक बढ़ जाए तो जनता वायु गुणवत्ता चेतावनी की प्रक्रियाओं में शीघ्रता से निरोधक कार्रवाई, जैसे कि घर के भीतर रहना, ये सब काम कर सकती है। कि अगर वायु गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है प्रदूषण, तो वो स्टेप लेगी जनता, जैसे कि घर में रहना। दुर्भाग्य से क्या हुआ, दुर्भाग्य से कि शहरी भारत की हालत ऐसी नहीं है।
कई बड़े भारतीय शहरों में प्रदूषण स्तर इतने अधिक होते हैं कि वे वर्ष के ज़्यादातर दिनों में स्वास्थ्य के मानकों अथवा नियमांक मानकों से ऊपर बने रहते हैं। तो ये पूरे साल भर ऐसे ही बने रहते हैं। ठीक है, यदि हमारा सूचकांक दिन पर दिन लाल और ख़तरनाक दायरे में बना रहता है तो किसी के लिए भी ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता, सिवाय उसके लिए उनकी अपेक्षा करने की आदत बन जाती है या बना लेते हैं कि वो उसको उपेक्षा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। अब आप डेली रूटीन अपना काम करोगे ही और ये अगर हालत हमेशा बनी रहेगी तो आप क्या ही करोगे। ठीक है, कभी कभी जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो आप उस टाइम पे एक मेजर स्टेप्स ले लेते हो कुछ दिनों के लिए, लेकिन अगर स्थिति वैसी बनी है तो आप उन्हीं परिस्थितियों के साथ अपना काम करना शुरू कर देते हो। तो ये बिल्कुल वैसा है। तो खैर, ये पैसेज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे निर्भर है और ये बताता है कि किस तरीके से जब कम प्रदूषण होते हैं तो आप क्या स्टेप लेते हो, और ज़्यादा प्रदूषण होता है तो लोग शहरों में क्या कर रहे हैं। ठीक है, और इसके क्या पैमाने हैं, आंकड़े कैसे स्वास्थ्य पर खतरनाक असर डालते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस आधार पर हम ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी, ऑप्शन 1 कहता है हमारे शहरों को गुणवत्ता मुक्त रखने के लिए हमारी सरकारें पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं है। ना स्टेटमेंट में कहीं पे भी सरकार के बारे में जिक्र आया है, ना वर्ड आया, कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो कहता है कि हमारे देश में वायु गुणवत्ता सूचकांकों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अरे है आवश्यकता, क्यों नहीं है, तभी तो हम उस आधार पर होने वाले जो आगे के निर्णय वो ले सकते हैं। तो आवश्यक नहीं है, ये भी एक तरीके से दूसरे इसमें देखा जाए तो एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन पहला जो हमने बोला कि जो ट्रिक्स है वो हमारे प्रायोरिटी नहीं है, वो सेकेंडरी है कि वहाँ पे काम कर रहा है। तो चलिए ये भी ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया। सी है कि हमारे जो बड़े शहरों के बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक नहीं है। हाँ, क्योंकि सहायक इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके इस्तेमाल से हम मेजर स्टेप्स ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि बड़े शहरों में प्रदूषण सालों भर बना रह रहा है। तो ये बात तो पैसेज में लिखी गई है, पर हम देखते हैं कि सटीक क्या हो सकता है। तो हम डी ऑप्शन देखते हैं कि प्रत्येक शहर में प्रदूषण संबंधी समस्याओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए। जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए, इस तरीके का मेजर स्टेप्स लेने के बारे में पैसेज में कोई बात नहीं कहा गया, तो हम खुद से अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो गया और सी हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पैसेज है हमारा पैसेज नंबर 2, और ऑप्शन क्या कहता है इसमें कि सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, कि निष्कर्ष क्या है, पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। उत्पादक नौकरियां यानी जॉब विकास के लिए महत्वपूर्ण है और अच्छी नौकरियां सर्वोत्तम प्रकार का समावेशन है। हमारी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, परंतु अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है कि यदि कृषि में प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त रूप में बढ़ानी है तो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्याओं में कमी लानी चाहिए। ठीक है, अगर कृषि क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ोतरी करनी है, विकास करना है, तो कृषि पर जो निर्भर लोग हैं उनकी संख्याओं में कमी होनी चाहिए। जहाँ एक और उद्यम में नौकरियाँ सृजित की जा रही हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी नौकरियाँ निम्न उत्पादकता वाली और गैर संविदात्मक नौकरियां होती हैं जिनमें कम आय और ना के बराबर आय सुरक्षा दी जाती है तथा कोई हित लाभ नहीं दिए जाते हैं। यानी असंगठित क्षेत्रों में लोग बहुत मात्रा में जुड़ रहे हैं और उन्हें कोई भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनकी तुलना में सेवा क्षेत्र की नौकरियां उच्च उत्पादकता वाली होती हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र की जो नौकरियां हैं वो उच्च उत्पादकता वाली होती है, परंतु सेवाओं में रोजगार वृद्धि हाल के वर्षों में धीमी रही है। अब इस पैसेज का जो मेन पॉइंट है या जो कह रहा है पैसेज नौकरियों को लेकर के, और किसी देश में जो है ना कृषि में अगर ज़्यादा आपको अच्छा प्रदर्शन करना है तो वहाँ पे कृषि पर से जो बोझ है उसको कम करना चाहिए। और हालांकि उद्योग क्षेत्र में जो नौकरियाँ हैं वहाँ सृजित हो रही हैं, ठीक है, और अच्छी नौकरियाँ सर्वोत्तम प्रकार का समावेशी होता है, लेकिन वहाँ पे असंगठित
क्षेत्र में लोग बहुत सारी नौकरियां जो निम्न उत्पादकता है, ठीक है, जहाँ पे आय आपको कम मिलती है और सुरक्षा भी बराबरी का नहीं मिलता है, ठीक है, वहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं। पर इतना में जो सेवा क्षेत्र की जो नौकरियां हैं वो उच्च उत्पादकता वाली होती हैं, परंतु रोजगार वृद्धि जो है ना हाल ही के वर्षों में धीमी रही है, ठीक है। तो यहाँ धीमी रही है, इन वर्ड्स को लेकर के ना चेंज करते हैं स्टेटमेंट में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए कहता है हमारा कि रोजगार वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें अत्यधिक उत्पादक सेवा क्षेत्र की नौकरियों के तीव्र विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि आर्थिक वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें खेतीहर कामगारों को अत्यधिक उत्पादक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में हस्तांतरित करना आवश्यक है। ये आपको लग सकता है कि ये स्टेटमेंट सही कह रहा है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कामगारों को अत्यधिक उत्पादक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में हस्तांतरित अत्यधिक मात्रा में ऐसा करना चाहिए। तो खैर इसको हम ऑप्शन में रखते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है स्टेटमेंट। ऑप्शन सी कहता है कि हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र से बाहर उत्पादक नौकरियों के तीव्र विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। चलो ये भी आपको सही सा लग रहा है, तो हम इसको भी ऑप्शन में रखते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है कि कृषि में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लाने के लिए हमें उच्च उपज वाली संकर्ण किस्मों और आनुवांशिकता संकर्ण किस्म और ये इन सब के बारे में तो कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। फसलों के बारे में, उत्पादकता के बारे में, किस्मों के बारे में, तो ये तो पैसेज में है ही नहीं, तो इस हिसाब से तो डी डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। बी और सी में से क्या हो सकता है, ये आपको दोनों 50-50 लगेगा कि सही है, ठीक है। तो खैर चलिए हम देखते हैं कि क्या है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है कि आर्थिक वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें खेतीहर कामगार के अत्यधिक उत्पादक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में हस्तांतरण करना चाहिए। पैसेज में है कि आप कम करो खेती पर निर्भरता, ठीक है, वहाँ पे कमी करो, तो ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या खेतीहर कामगारों के अत्यधिक उत्पादक विनिर्माण क्षेत्र में आपको उसको हस्तांतरित करने की ज़रूरत है। अत्यधिक लिखा हुआ है, ठीक है, जो एक्सट्रीम है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो बी है वो कैंसिल हो जाएगा। सी इन दोनों की तुलना में थोड़े परसेंटेज में कैसे अच्छा है ये देखेंगे कि सी में लिखा है कि हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र से बाहर उत्पादक नौकरियों के तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। तो यहाँ तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को के बारे में दिया गया है, ठीक है, ना कोई एक्सट्रीम वर्ड दिया गया है। तो ये ज़रूरत है कि हम कृषि के क्षेत्र पे बोझ को किस तरीके से कम कर रहे हैं। यहाँ पे आप अत्यधिक मात्रा में हस्तांतरण कर रहे हो, ठीक है, यहाँ परिस्थितियाँ बना रहे हो, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो गया है, क्योंकि ऊपर में हमने देखा है कि कमी बता रहे थे कि वो हम सेवा क्षेत्र की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। कैसे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दिया गया है कि भाई नौकरी है, सारी नौकरियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे कम आए हैं, ठीक है, बराबर की सुरक्षा नहीं है, तो आपको इन परिस्थितियों को बेटर बनाना है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा जो सी है ऑप्शन है वो सही हो गया स्टेटमेंट के हिसाब से, और ऑप्शन के हिसाब से, और जो दिया गया पैसेज है उसके हिसाब से भी। तो ये रहा हमारे इंग्लिश का पैसेज 1, पैसेज 2 और उनके क्वेश्चन। तो आप इसको पॉज करके और जूम करके पढ़ सकते हो। तो ये हमारा पैसेज 3, ठीक है, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन 63। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पैसेज काफ़ी बड़ा सा और उसके रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन दिया गया है, और उसमें भी 3-3 लाइन के स्टेटमेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली 2023 का पेपर ना इसी तरीके का था कि आपका जो पैसेज है वो भी लंबा है, ठीक है, उसकी भी लेंथ है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उसकी भी लेंथ लंबी है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो रीडिंग जो है ना, इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है, कि आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो बेटर हो, ठीक है। आप उसको कितना बेटर कर सकते हो, कितने स्पीड में पढ़ सकते हो, और उन स्पीड को पढ़ने के बाद भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेन मकसद यही होता है कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी जो है वो बेटर हो सके,
ठीक है, आप जल्दी पढ़ पाओ, जल्दी समझ पाओ और जल्दी जो है जो सटीक आंसर है उसको फाइंड कर पाओ। ठीक, तो ये मेन मकसद है। तो इस तरीके से हो जाता है पेपर लेंदी। तो खैर चलिए हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष क्या हो सकता है। ठीक है, यानी क्रक्स क्या हो सकता है इस पैसेज का, पूरी बात का 4 लाइन 3 लाइन में क्या मतलब निकलता है पूरे पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद। भूमि उपयोग में दृश्य भूमि पैमाने के उपागम यानी अप्रोच से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर और अधिक जैव विविधता को प्रोत्साहन मिल सकता है। ठीक है, 1998 में प्रबलजन यानी हरिकेन यानी कि साइक्लोन है, मिच के दौरान, मिच साइक्लोन का नाम है, के दौरान पर्यावरणीय कृषि पद्धतियों के उपयोग करने वाले फॉर्मों का पारंपरिक तकनीकों के उपयोग करने वाले फॉर्मों की तुलना में क्रमशः हॉन्डुरस, निकारागुआ, ग्वाटेमाला में जो 58% और 70% और 99% कम नुकसान हुआ। यानी कि ये जो देश हैं जो कि सेंट्रल अमेरिका में है और हरिकेन उधरी साइक्लोन को कहा जाता है, तो वहाँ पे नुकसान का जो परसेंटेज है वो ये रहा है। ठीक है, तो कोस्टा रिका में वनस्पति रोधों यानी विंड ब्रेस और बाढ़ कतारों के उपयोग से पक्षी विविधता में वृद्धि के साथ साथ किसानों की चारागाह और कॉफ़ी से होने वाली आय में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। यानी कि उससे हुए नुकसान है और अब उससे हुए फ़ायदे बता रहे हैं कि बढ़ोतरी हुई है, चारागाह में पक्षी विविधता में वृद्धि हुई है। ठीक है, कॉफ़ी में वृद्धि हुई है। तो प्राकृतिक अथवा अर्ध प्राकृतिक आवास के निकटतर कृषि भूमि होने पर मधुमक्खियों से होने वाला परागण अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है, यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? क्योंकि विश्व की 107 अग्रणीय फसलों का 87% परागण करने वाली जंतुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, फसलों का 87% परागण करने वाली जंतुओं पर निर्भर करता है। ये सॉरी मैंने सेमी लाइन रिपीट कर दी। कोस्टा रिका, निकारागुआ और कोलंबिया में वन पशुचारी यानी कि सिल्वोपास्टरल प्रणालियाँ जिनमें पेड़ चारागाह भूमियों के साथ साथ एकीकृत हैं, पशु उत्पादन की धारणीयता में सुधार ला रही है और किसानों की आय में विविधता को वृद्धि ला रही है। ओके, इतना सारा लंबा पैसेज। यहाँ पे जो पैसेज का क्रक्स निकल रहा है कि भाई हरिकेन आया, ठीक है, चक्रवात आया, तो वहाँ से ना कुछ देश जो सेंट्रल अमेरिका के हैं वो प्रभावित हुए। ठीक है, उनके नुकसान का परसेंटेज जो है काफ़ी हाई रहा, लेकिन उससे होने वाले जो फ़ायदे हुए वो क्या क्या हैं। तो कोस्टा रिका का एग्जांपल देते हुए यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने ब्रिड ब्रेक्स, ठीक है, वात रोधक जो होते हैं और जो बाढ़ होते हैं कतारों के उपयोग से कुछ बेनिफिट्स मिले हैं। ठीक, अब वो बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे क्या होता है कि जब आप प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक आवासों के निकट रहते हैं, यानी कि जंगल, समुद्र, इन सब सारे चीज़ों के अगर आप निकट रहते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे क्या कि आप ऐसी जगहों पे रहोगे तो मधुमक्खियों का जो परागण होता है, उनकी जो दर होती है वो काफ़ी हाई होती है क्योंकि वो प्रकृति के करीब रहते हैं और परागण से होने वाली जो फसलों को बेनिफिट मिलता है, उनसे जो उत्पादकता बढ़ती है वो बहुत हाई होती है। अब जैसे उत्पादकता बढ़ेगी यानी कि पेड़ पौधों की जो है तादाद बढ़ेगी, फसलों की तादाद बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि पशु चारे का जो है काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। पशु चारा आपके पास बहुत ज़्यादा होगा, जंतुओं में वृद्धि होगी, पशुधन में वृद्धि होगी। तो ये यहाँ पे सिनेरियो मतलब आपको दिखाया जा रहा है कि चेन कैसे बन रही है बेनिफिट्स होने के। तो चलिए इसके आधार पर देखते हैं कि क्या है ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए कहता है कि जैव विविधता को बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियाँ प्रायः फार्म उत्पादन में वृद्धि और आपदाओं के प्रति असुरक्षितता को कम करती है। हाँ, तो ये बात सही है, बट हम आगे भी पढ़ेंगे कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी कहता है कि विश्व के सभी,
ठीक है। देशों को पर्यावरणीय कृषि के स्थान पर पारंपरिक कृषि के करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये क्या ये सभी पे लागू होता है? सभी के लिए ऐसा किया जाना चाहिए? तो नहीं, ये एक्सट्रीम वर्ड है और ऐसी बातें नहीं की गई हैं। दूसरी बात है सी, संरक्षित क्षेत्रों में वहाँ की जैव विविधता को नष्ट किए बिना पर्यावरणीय कृषि की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये आपको लग रहा होगा कि सही है, लेकिन यहाँ पे संरक्षित क्षेत्रों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, आपदा संबंधित नहीं। तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो कहता है कि खाद्य फसलों की उपज तब अत्यधिक होगी जब उनकी खेती में पर्यावरणीय कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाएंगी। ये आपके स्टेटमेंट सही भी लग रहे होंगे, इनके स्टेटमेंट बहुत ही क्लोज हैं कि आप मतलब पकड़ पाओ। पर यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है ये भी आपको सही लग रहा होगा। खाद्य फसलों की उपज तब अत्यधिक होगी जब उनकी खेती में पर्यावरणीय कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाएंगी। ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कि खाद्य फसलों की उपज तब अत्यधिक होगी जब उनकी खेती में पर्यावरणीय कृषि पद्धतियाँ जो है अपनाई जाएंगी। तो क्या ये तभी होगा? तो यहाँ पे जो तब, ये जो एक लाइन स्टेटमेंट है, ना कि कोई वर्ड, यहाँ पे आपको जो सेंटेंस है वही एक्सट्रीम है कि ये तभी होगा जब ऐसा होगा। ठीक है, ये तब होगा जब ऐसा होगा, ये एक्सट्रीम वर्ड है। वर्ड क्या है मतलब यहाँ पे शो कर रहे हैं सेंटेंस है। तो इस हिसाब से हमारा जो डी है वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिलेशन के आधार पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा पैसेज 4 क्या कहता है। ठीक है, और इसके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो आपको निष्कर्ष निकालना है सर्वाधिक तर्क संगत। ठीक है, सर्वाधिक तर्क संगत यानी कि यहाँ पे आपको बहुत क्लोज ऑप्शंस मिलेंगे और आपको उनमें से सबसे बेटर ऑप्शन को तलाश करना है। ठीक है, तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो भारतीय विनिर्माण के लिए मध्य अवधि चुनौती निम्नतर से उच्चतर प्रौद्योगिकी क्षेत्र, निम्नतर से उच्चतर मूल्यवर्धित क्षेत्रों और निम्नतर से उच्चतर उत्पादकता क्षेत्रों की ओर बढ़ने की है। मध्य औद्योगिक उद्योगों में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी लगी होती है। तो ये मध्य वाले में है, अत्यधिक पूंजी लगी होती है और उनमें संसाधनों का प्रक्रमण होता है। और उन प्रौद्योगिकी उद्योगों में मुख्य रूप से अधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी लगी होती है। ठीक है, अधिक पूंजी भी लगी होती है, अधिक प्रौद्योगिकी भी लगी होती है। संपूर्ण जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को प्रकल्पित 25% तक बढ़ाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्व बाजार के उन क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता है। ठीक है, कि अगर हमको जीडीपी जो है विनिर्माण क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ाना है 25% तक, तो हमें विश्व स्तर पे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करना होगा। जिनमें बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति इन क्षेत्रों में अधिकांश रूप से उच्च प्रौद्योगिकी और पूंजी लगानी होगी। यानी कि अब हम कैसे विश्व स्तर पे अपने को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि सारी इकोनॉमी जो है डिमांड और सप्लाई पे चलती है, तो उनकी मांग की पूर्ति करनी होगी। और मांग की पूर्ति हम क्या करेंगे, तो आप कैसे कर पाओगे? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मांगों की पूर्ति के लिए एडवांस प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके का। खैर मैं आपको ये स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे जो पिछला स्टेटमेंट था, यानी पिछला जो पैसेज था थर्ड, ठीक है, जो हरिकेन से संबंधित था, मैं उसके बारे में एक चीज़ बताना भूल गई कि ये वाला जो स्टेटमेंट है जो काफ़ी लंदी और जो 2023 में आपको ऐसा इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर आर्टिकल से लिए गए हैं। ठीक है, या उस यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 1998 की बात है, ये थोड़ी होगा अभी, नहीं, ये उस टाइम की जो परिस्थिति है, ठीक है, उस टाइम पे जो भी चीज़ें न्यूज़ में होंगी उससे रिलेट होगा, हरिकेन कुछ न्यूज़ में होगा उससे आधारित होंगे, ये उस तरीके का स्टेटमेंट है। तो अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आधारित बेस्ड ही ये क्वेश्चंस बने हैं, और 2023 के भी क्वेश्चंस उसी तरीके से बने थे, एडिटोरियल बेस्ड जो न्यूज़पेपर के थे। तो खैर चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो पैसेज 4 है उसका क्या है निष्कर्ष ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए जो कहता है वो कहता है कि मध्यम प्रौद्योगिकी और संसाधनों का प्रक्रमण करने वाले जो उद्योगों में भारत की जीडीपी
उच्च मूल्य वर्धित तथा उच्च उत्पादकता स्तर को दर्शाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दिया गया पैसेज में, नहीं दर्शा रही अभी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बी जो कहता है कि भारत में सर्वाधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी वाले विनिर्माण का संवर्धन करना असंभव है। ऐसी बात नहीं की गई है कि असंभव है, हमें संभावना तलाशने की बात की गई है। ठीक है, कि हमको विश्व में अपना स्थान 25% GDP को बढ़ाना होगा, उसके लिए प्रौद्योगिकी और पूंजी खर्च करनी होगी। असंभव वाली बात नहीं की गई है, तो हमारा बी ऑप्शन कैंसिल। सी हमारा है कि भारत को अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास में सरकारी निवेश बढ़ाना चाहिए और गैर सरकारी निवेशों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हाँ, इसको बढ़ाने की बात की गई है, तो ये हो सकता है, बट हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। कि डी ऑप्शन कहता है कि भारत ने पहले से ही विश्व बाजार के उन क्षेत्रों में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया है जिनमें बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति है। नहीं, पहले से ही ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, हमें ज़रूरत है करने की, तो ये कैंसिल हो गया। इस आधार पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। और ये है हमारा इंग्लिश का पैसेज थर्ड और पैसेज फोर्थ, और ये उसके क्वेश्चन 63 और 64। ये हमारा नेक्स्ट पैसेज 5, और ये है उसका क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है कि सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन यानी कि कोरोलरी यानी कि परिणाम क्या होंगे। ठीक है, परिणाम पे हमको फोकस करना है कि लास्ट में अल्टीमेटली क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पैसेज क्या कहता है। तो पिछले दशक के दौरान भारतीय कृषि खाद्यान्न व तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन करने के साथ और अधिक सुदृढ़ हुआ है, मतलब अच्छा हुआ है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप बढ़ती हुई जो खरीद से भंडार गृहों में खाद्यान्न के स्टॉक में भारी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब ये इसमें बढ़ोतरी हुई है तो खदानों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो भारत चावल, गेहूँ, दूध, फसलों व सब्जियों के विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। फिर भी क्या कि विश्व भर के जो न्यून पोषित लोगों का 1/4 भाग जो है वो भारत में रहता है। ठीक है, कि हम इन सारी चीज़ों में उत्पादकता में हम शीर्ष स्थानों में आते हैं, लेकिन फिर भी भारत में जो एक तबका है जहाँ पे न्यूनतम पोषण मिलता है, वो 1/4 जो है वो भारत में निवास करता है। औसत रूप में से देश के कुछ परिवारों के लगभग आधे परिवार में कुछ व्यय का लगभग आधा व्यय भोजन पर होता है। यानी कि भारत में जो परिवार रहते हैं, कुल परिवार हैं, उनके आधे परिवार में जो कुल व्यय है, जो खर्चा होता है, उस खर्चे में से आधा खर्चा जो है वो भोजन पे ही होता है। तो कुल मिलाकर के ये बातें कही गई हैं। देखते हैं अब इसका परिणाम हम क्या निकालेंगे ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए कहता है हमारा कि सर्वाधिक कुपोषण को कम करने के लिए खेत से थाली यानी फार्म टू फोर्क तक की मूल श्रृंखला की दक्षता में बढ़ोतरी करना ज़रूरी है। तो हाँ, मतलब कि ऐसा लगता है ये ज़रूरत है, पर हम देखते हैं आगे क्या सटीक ऑप्शन से निकल सकते हैं। कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने में भारत में स्वतः ही गरीबी और कुपोषण दूर हो जाएगा। अरे नहीं, इस हिसाब से तो हम सर्वाधिक टॉप देशों में आ ही रहे हैं, लेकिन 1/4 जो संख्या है वो भारत में ही बनी हुई है न्यूनतम पोषण वालों की। ऑप्शन सी कहता है कि भारत की कृषि उत्पादकता पहले से ही बहुत अधिक है और इसे और अधिक बढ़ाया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कही गई है पैसेज में। 1/4 और लोग अभी भी खाने के लिए तरस रहे हैं, और कृषि उत्पादकता में हमारा बढ़ोतरी करना इस पैसेज का मकसद नहीं है। ऑप्शन डी जो कहता है कि सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधि का आवंटन करने से भारत की गरीबी और कुपोषण का अंतः उन्मूलन हो जाएगा। नहीं, आवंटन और निधि इन सब के बारे में बात ही नहीं की गई है पैसेज में। हमें जो है व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं कि क्या है। पैसेज नंबर 6, और वाह, 2 ही लाइन का पैसेज है, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो क्वेश्चन कहता है कि संतुष्टि करता है कि इनमें से निम्नलिखित में विचारों में से कौन सा एक उपयुक्त कथन को संतुष्टि करता है, यानी कौन सा एक है क्या सटीक बैठता है। तो लिखा है कि राज मोतियों के समान है तथा केंद्र व धागा है जो उन्हें हार में पिरोता है।
यदि धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड पॉलिटी का एक स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन कहता है कि शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य एक मजबूत संघ फेडरेशन बनाते हैं। नहीं, शक्तिशाली केंद्र तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि राज्य मोतियों के समान है और केंद्र वह धागा है, यानी कि केंद्र को मजबूत कड़ी होनी चाहिए जो सबको पिरो करके रखता है, सबको साथ रखता है। ठीक है, तो मोतियों से ज़्यादा हमारा जो धागा है वो मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ केंद्र तो मजबूत है, शक्तिशाली, लेकिन राज्य शक्तिशाली है ऐसी बात नहीं कही जा रही है, मतलब स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है कि शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है। ठीक है, ये सही लग रहा है। बंधनकारी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि बांध करके प्रेशर डाल करके रखता है। ठीक है, ये जोड़ करके यहाँ पे जो है जोड़ने से संबंधित है। ठीक है, और राष्ट्र की अखंडता ही सर्वोच्च है, आप ऐसे भी सुनते ही होंगे। तो बी हमारा ऑप्शन सही लग रहा है, और लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन सी कहता है कि शक्तिशाली केंद्र राज्य स्वायत्ता में बाधा डालता है। तो नहीं, बाधा तो नहीं डालता है। ठीक है, उनको साथ लेके चलने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो हमारी लाइन है ऊपर में धागे की तरह कार्य करता है, यानी जोड़ के रखता है। ऑप्शन डी जो कहता है कि राज्य की स्वायत्ता संघ यानी फेडरेशन के लिए पूर्वापेक्षा है। तो नहीं, हमने इंग्लिश का जो है डी ऑप्शन ये देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि स्टेट ऑटोनॉमी इज़ अ प्री रिक्वायरिस्ट फॉर अ फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको प्री रिक्वायरिस्ट, तो प्री रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? तो प्री रिक्वेस्ट का मतलब होता है शर्त। ठीक है, तो क्या ऐसे कोई शर्त है? तो नहीं, ऊपर में सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा है कि आपको जो एक केंद्र है वो धागे रूपी है, मजबूत बना रहना चाहिए उसको, ताकि वो बाकी जो स्टेट है उनको पिरो करके रखे, एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखे। ठीक है, तो यहाँ पूर्व परीक्षा का मतलब हो गया शर्त, तो ये कैंसिल हो गया और हमारा जो बी है वो ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पैसेज नंबर 7, और क्वेश्चन कहता है कि उपयुक्त कथन किसके समर्थन में तर्क प्रस्तुत करता है? तो किसको समर्थन देता है? ठीक है, तो वो देखते हैं कि समर्थन किसको देता है। तो पैसेज में लिखा हुआ है कि वास्तव में मेरा मानना है कि इंग्लैंड में निर्धनतम व्यक्ति को भी एक वैसा ही जीवन जीना है जैसे कि महानतम व्यक्ति को। ये इंग्लैंड के बारे में बात की जा रही है, और इसलिए सच में मैं मानता हूँ कि यह स्पष्ट है कि हर उस व्यक्ति को जिसने सरकार के अधीन रहना है, सबसे पहले अपनी सहमति से स्वयं को सरकार के अधीन कर देना चाहिए, अपनी सहमति से। और मेरा यह अवश्य मानना है कि इंग्लैंड का निर्धनतम व्यक्ति यानी जो सबसे गरीब व्यक्ति है, सही अर्थ में ऐसे सरकार से कतई बंधा हुआ नहीं है जिसके अधीन स्वयं को करने में उसकी कोई राय नहीं रही हो। तो यहाँ पे है कि जो इंग्लैंड का सबसे गरीब आदमी भी है वो भी सरकार से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में उसकी कोई राय रही ही नहीं है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो बंधा हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि संपत्ति का सबको समान वितरण है। नहीं, तो फिर निर्धन जैसे वर्ड्स ही क्यों आते हैं? फिर बी ऑप्शन है कि शासितों के सहमति के अनुसार शासन। नहीं, सहमति नहीं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि आप या तो खुद ही उनको दे दीजिए, क्योंकि आपका ना बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। सी ऑप्शन है कि निर्धनों के हाथ में शासन। ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई, मार्क्सवाद वाली बात नहीं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन जो है धनिकों का स्वत्व हरण यानी कि एक्सप्रोप्रिएशन। तो हाँ, 3 हमारे कैंसिल हो गए हैं, तो डी हमारा ऑप्शन सही है। ये है हमारे इंग्लिश का पैसेज 5, पैसेज 6 और पैसेज 7 और उसके क्वेश्चन। तो ये पॉज करके अब देख सकते हो। तो ये हमारा 2017 का पेपर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। और ये पेपर काफ़ी इजी रहा था, मैंने देखा 2014 से लेकर के 17 में, तो 17 वाला पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी था और इसके क्वेश्चन मैक्सिमम थे 30। और 2 क्वेश्चन मुझे एक क्वेश्चन जो मुझे लेंदी वाला जो मैंने बताया था क्या मिला था, वो बिल्कुल 2023 के क्वेश्चन से मैच करता है। उस
एक टाइप है उस तरीके का जो 2017 में ही हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो है एक नए तरीके का जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिला, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक लाइन और उसका आंसर बिल्कुल कोटेशन के टाइप का आपको पैसेज में क्वेश्चन दिया हुआ है और जिसके मायने आपको समझने हैं। तो ये एक नया टाइप देखने को मिला यहाँ पे। तो इस हिसाब से हमारा 2017 का पेपर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और इसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।